नमस्कार इन्वेस्टर्स, मैं ब्रजेश कुमार, फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हमारे साथ मुकुल गोयल जी, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, उनसे कुछ नए टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। मुकुल जी नमस्कार। नमस्कार ब्रजेश जी। मुकुल जी, मेरा पहला सवाल है, मार्केट पिछले 3 दिन से लगातार गिर रहा है, क्या रीजन है? देखिए ब्रजेश जी, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है। एक तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ के जो आए थे डाटा वीक, उससे थोड़ा सेंटिमेंट में फ़र्क आया है। दूसरी बात क्या है कि जो मार्केट है वो इन्फॉर्मेशन का भूखा है। इस समय कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आ रही है जिससे कि लगे कि भाई मार्केट में जान पड़नी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट चारों तरफ चल रहा है। और दूसरी बात, एक मेरे को लगता है मेजर रीज़न शायद ये भी है कि ट्रंप के आने से एक ट्रेड पॉलिसीज़ में वर्ल्ड ओवर, WTC में और सब में थोड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि टैरिफ पे क्या उनकी सिचुएशन रहती है। तो सारी कंपनियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और थोड़ा सा रुपए की कमजोरी भी आई है। इस समय ऑल टाइम लो पे रुपी डॉलर के बिल्कुल 85 पे पहुंच गया है। हाँ, तो इन सब का कॉम्बिनेशन। तो क्या लगता है कि आईटी और फार्मा सेक्टर को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? आईटी को तो फायदा होगा इससे, वो फार्मा सेक्टर को, फार्मा सेक्टर और जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है उसको इससे फायदा होगा। ओके। शॉर्ट टर्म में रुपए के गिरने से उनको फायदा होगा, लेकिन ये टेम्पररी फायदे होते हैं। रुपए तो ना गिरे तो अच्छा ही रहेगा इकोनॉमी के लिए। मुकुल जी, दूसरा सवाल हमारा है लार्ज कैप एंड मिड कैप। लार्ज कैप मिड कैप में आपकी चॉइसेस क्या है? किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए, लार्ज कैप में या मिड कैप में? ये आपका रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। नहीं, ये एक इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करेगा कि हमको मिड कैप में करना चाहिए, मिड कैप में रिस्क ज्यादा है या लार्ज कैप में ज्यादा है? देखिए, थोड़ा सा इस समय तो जो लार्ज कैप है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे खड़े हुए हैं, करेक्ट भी हुए हैं, तो 10 से 15% तक करेक्ट हुए हैं जी। मिड कैप 30%, बहुत से शेयर हैं 30 to 40%, 30-35% करेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। बट मेरे को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट संभावनाओं का खेल है और जो इस समय मिड कैप इंडस्ट्रीज हैं, जो मिड कैप की कंपनियां हैं, इनका परफॉर्मेंस शायद बेहतर रहेगा। नहीं, क्या मतलब स्मॉल कैप आपकी नजर में? स्मॉल कैप को एक बार इस समय अवॉइड करा जा सकता है। मिड कैप शेयर्स जितने भी जो आजकल चलन में हैं, इन्हीं में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मेरे को लगता है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई शेयर है या आपकी नजर में आप रिकमेंड कर सकते हैं क्या? देखिए, एक तो बात यह है कि मिड कैप और लार्ज कैप में जो डिफरेंस है वो सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। बिल्कुल। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत से शेयर्स ऐसे हाई, जो कि हाई प्राइस के शेयर हैं, वो अभी भी मिड कैप में माने जाते हैं। बिल्कुल माने जाते हैं। तो इसलिए इनका डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे को तो ये लगता है जितनी भी नए इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, जैसे कि जोमेटो है, लाइक लिस्टेड आईपीओ, हाँ, और जो कि अभी 1-2 साल पहले लिस्ट हुए हैं और उन्होंने अच्छा प्रीमियम दिया है, मेरे को उनमें बहुत असीम संभावनाएं लगती हैं ऊपर जाने की। ओके। आपका कहने का मतलब ये है कि लास्ट 1 या 2 ईयर में जो अच्छे आईपीओ लिस्टेड हुए हैं, तो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको उन शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल आंख मीच के करना चाहिए, उनमें कोई बहुत ज्यादा रिस्क मेरे को नहीं लगता है। मुकुल जी, एक सवाल और था। जो भी रिसेंटली आईपीओ आए थे लास्ट वीक, जो कि आज लिस्टेड हो गए, काफी अच्छे प्रीमियम पे लिस्टेड हुए हैं, और लाइक विशाल मेगा मार्ट, मूवी क्विक और साई हेल्थ केयर, क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स को आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, जो थोड़े से कमजोर हार्ट के लोग हैं उनको इस समय मार्केट से हट जाना चाहिए, सिर्फ आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए। क्योंकि आईपीओ में अब जैसे विशाल मेगा मार्ट है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ, इसी हिसाब से जो ये साई हेल्थ केयर, हाँ, जो ये साई हेल्थ वाला शेयर था, ये भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइब बहुत ही मुश्किल से हो पाया। जिसने लगाया उसको मिल गया, लेकिन अच्छा खासा प्रीमियम दे दिया उसने। बिल्कुल, बहुत अच्छा दिया। 40-50% का प्रीमियम है। हाँ, तो ये प्रीमियम इतना अच्छा मिल रहा है इस समय, तो जो नई एंट्री वाले लोग हैं या जो जिनको लगता है भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पे कि हम रिसर्च करें, तो वो आंख मीच के आईपीओ में लगाते रहें। और सबसे ज्यादा तो
जो प्रॉफिट इस समय लोग कमा रहे हैं वो एसएमई आईपीओ में कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो एसएमई आईपीओ में जो इतने सारे शेयर आपको पता ही है, दानिश पावर ने कितना अच्छा दानिश परफॉर्म पावर, करा, राजेश पावर, सबने बहुत सबने बहुत अच्छा किया हाँ। है। तो ये इस समय तो जो नए लोग हैं या जो जिन पे टाइम नहीं है, और एक बात और मैं कहूँगा साथ में कि थोड़ा सा आदमी को सेल साइड में भी काम करना चाहिए। सेल साइड, हाँ मुकुल जी, एक आपने सेल साइड का शेयर आपने दिया था इंडसइंड बैंक, जिसका सेलिंग प्राइस था 1000, टारगेट था 960, आज वो अचीव हो गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई नया बैंक रिकमेंड करेंगे या कोई नया टारगेट इंडसइंड को लेके आप डिसाइड करेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंडसइंड बैंक काफी पिट गया है। 1600 रुपए हुआ था अक्टूबर में या सितंबर में, और अब 963 रुपए शायद आज बंद हुआ है। मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि सिर्फ आप हमेशा बाइंग की ना सोचें, अपॉर्चुनिटी देखें। इतने सारे प्रोग्राम टीवी पे आते रहते हैं, जो सेल साइड के प्रोग्राम है एक बार उसको भी आजमा के देख लें। सेल साइड में या तो आप पुट ऑप्शन ले खरीद सकते हैं, यदि आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो इसका मतलब आपने शेयर को सेल करा है, और यदि आप कॉल बेचते हैं तो भी आपने शेयर को परचेज किया है। हाँ, या फ्यूचर रिसेल कर सकते हैं। फ्यूचर रिसेल तो बेस्ट है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन की जरूरत होती है। तो एक एवरेज इन्वेस्टर थोड़ा सा अपना रिस्क कवर करके पुट ऑप्शन खरीद सकता है। तो इंडसइंड बैंक में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मैं देखता हूँ बैंकों में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। हालांकि ब्रिजेश जी, मैं आपको बता चुका हूँ, आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ बैंकिंग शेयर्स लाइक मी। हाँ, बट मैं आपको बता देता हूँ, एक बैंकों में यदि किसी को जाना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 65 रुपए में चल रहा है, ये मेरे को अच्छा शेयर लगता है। ये अगर देखा जाए आने वाले 2 या 3 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में किया जा सकता है। बिल्कुल करा जा सकता है। अच्छा बैंक है, काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। सबसे बड़ी बात मेरे को ऐसा लगता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी जो हमारा T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके ऑफिशियल ये प्रमोटर थे। तो काफी इन्होंने मार्केटिंग में ध्यान दिया है। कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स ये ला रहे हैं, लेकिन ब्रजेश जी मैंने बताया ना, बैंकों में कुछ भी नया देने के लिए नहीं है। बिल्कुल। हाँ, कोई भी काम, इतने सारे बैंक खुल गए हैं, सबका एक सही, सब आरबीआई से गवर्न होते हैं, सबकी एक सी पॉलिसी है, कुछ भी इन पे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिकमेंड ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा। हाँ मुकुल जी, एक सवाल और था कि आने वाले टाइम में, आने वाले मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ नए आईपीओ आ रहे हैं, लाइक जेप्टो, सैमसंग, एलजी आने वाले हैं। तो इन्वेस्टर क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करे या ना? बिल्कुल, पैसा उठा के अपने बैंक में रखे, और सही टाइम पे, जैसे कि जो इंतजार करता है ना वल्चर, समुद्र में से मछली पे झपट्टा मार के निकालता है, उसी तरीके से सिर्फ आईपीओज में आप अपना सारा इस समय ध्यान फोकस कर दें। इतने अच्छे अच्छे आईपीओज आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है सैमसंग भी आ रहा है, एलजी भी आ रहा है जी, और नंबर ऑफ आईपीओज आर इन द पाइपलाइन। तो इस समय तो इन्वेस्टर को अच्छा, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि यदि आपको प्रीमियम मिले तो आप बेच दीजिए। अब Hyundai का शेयर है, मैं नहीं चाहता इसको बेचे आदमी, इसको रखे। ये हो सकता है नीचे गिर के 1200-1300 रह जाए, 1800 वाला शेयर। मार्केट का कुछ भी इस समय भरोसा नहीं है, लेकिन ये बात सर्टेन है कि एक दिन 3000 रुपए बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ सनराइज इंडस्ट्री के बारे में प्रकाश डालेंगे? सनराइज इंडस्ट्री आपकी नज़र में कौन सी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्कोप लगता है जो लॉजिस्टिक्स की कंपनीज हैं जी, जैसे कि ये आप जोमेटो में उसको ले सकते हैं, स्विगी को ले सकते हैं, डिलीवरी को ले सकते हैं। डिलीवरी जो इनकी आज पोजीशन है वही उसी टाइम में ब्लू डार्ट या गति की थी जी, अब से 20 साल पहले। ब्लू डार्ट का शेयर डर्ट चीप 100 या 100 रुपए में मिलता था, जो अब उसकी प्राइस आपको पता है क्या है। बिल्कुल। जो हमारे दर्शक हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से गति का शेयर, तो मेरे को लगता है ये सब बहुत अच्छी कंपनीज हैं। और एक जो सनराइज इंडस्ट्री में मेरे को एविएशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है जी। आप सवाल पूछ सकते हैं क्यों आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती क्यों है, और अभी किस कंपनी के स्टॉक एविएशन में बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं हैं, लेकिन जो ये इंडिगो एयरलाइन वाला शेयर जो इंटरग्लोब है, ये मेरे को बहुत इसमें स्कोप लगता है। मेरे को इंटरग्लोब बहुत अच्छा शेयर है,
क्योंकि इसने 70% या 60% मार्केट शेयर इसका है। अभी मैंने एक खबर पढ़ी है कि ये 5 प्लेसेस इसने सेलेक्ट करी है, मियामी यूएस की, एटलांटा और 2-3 और हैं। सब जगह अपनी फ्लाइट्स ये न्यू दिल्ली और बॉम्बे से या बेंगलोर से ऑपरेट करना चाह रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह मेरे हिसाब से ये जो डेल्टा और यूनाइटेड जो एयरलाइन यूएस की हैं उसी के लेवल की 2-4 साल में एयरलाइन बन सकती है, जो इसके प्लानिंग है। दूसरी बात एक क्या है कि इनका जो प्रॉफिट है वो खाली एयरलाइन से नहीं आता, मतलब सिर्फ टिकट से नहीं आता। इनका जो अदर मोड हैं प्रॉफिट के, जो ये फूड सर्व करते हैं, उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मेरे को इस शेयर में बहुत चांस है। एक मेरा सवाल था प्रथम, स्पाइस जेट क्यों नहीं? देखिए, बात ऐसी है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसे होती हैं जहां कुछ शेयर अर्श पे होते हैं और कुछ फर्श पे होते हैं जी। ये एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है। हमने देखा जेट एयरवेज फेल हो गई, हमने देखा मूसली वाडिया के जो बेटे चलाते थे गो एयरलाइन, ये भी करीब करीब खत्म है, सारे स्टेशन कर दिए गए हैं। स्पाइस जेट अच्छा शेयर है लेकिन पता नहीं क्यों चल नहीं पा रहा है। हालांकि मैं इसको मना नहीं करता, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा अपना इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा सा स्पाइस जेट में है। अच्छा। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा स्पाइस जेट थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि जो लीडर है इस समय वो इंटरग्लोब ही है और इसमें ये पीछे हटने वाला शेयर नहीं है। धन्यवाद मुकुल। एक बात और इसमें मुझे को ऐड करनी है कि क्योंकि मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि क्रूड के प्राइसेस में कोई ज़्यादा स्पार्ट या बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली नहीं है जी। तो इनको अपना जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, क्योंकि क्रूड बढ़ेगा नहीं तो एटीएफ भी नहीं बढ़ेगा जी। जो इनका फ्यूल होता है, तो उसको देखते हुए मेरे को लगता है इनकी कॉस्ट एफिशिएंट भी है, अगले 2-3 साल में रहेगी कंपनी। बिल्कुल। धन्यवाद मुकुल जी, आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।